हेलो फ्रेंड्स, 2 जुलाई की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं संडे की। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 17 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है 1 लाख सस्पेक्ट फर्म्स डी रजिस्टर्ड। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अब अनाउंस किया है कि 1 लाख कंपनीज को का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है और 2 लाख कंपनीज है और 38,000 शेल कंपनीज है जिनका रजिस्ट्रेशन अब कैंसिल किया जाएगा। और ये 1 लाख कंपनीज में कैंसिलेशन अभी हुआ है 48 आवर्स पहले जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के। तो जीएसटी 1 जुलाई से इंप्लीमेंट हुआ, उसके 48 आवर्स पहले 2 दिन पहले ये किया गया है। ये कैंसिल क्यों किया गया है? क्योंकि इनके ऑपरेशन सस्पिशियस और क्वेश्चनेबल थे, इनके ऊपर क्वेश्चन उठाया गया है। क्योंकि जो डेटा सामने आया है, जो बैंक नोट्स डिपॉजिट हुई थी डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे, उसके बेसिस पे ये डिसीजन लिया गया है। तो ये मतलब ब्लैक मनी अनर्थ करने के लिए, ब्लैक मनी सामने लाने के लिए जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसको हाईलाइट किया जा रहा है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि स्विस बैंक अकाउंट्स के बैलेंसेस भी अब कम हो गए हैं। 2013 में 42% इंक्रीज हुए थे स्विस बैंक अकाउंट्स में, लेकिन अब लास्ट ईयर 2016 में 45% डिक्लाइन हो गया स्विस बैंक अकाउंट्स में। और वो कह रहे हैं कि 2 साल बाद स्विस अथॉरिटीज हमारे साथ पूरा डेटा शेयर करेगी ऑन अ रियल टाइम बेसिस सारे अकाउंट ट्रांजेक्शंस का, तो वो और हम कंट्रोल में लाएंगे। बट फैक्ट ये है कि स्विस बैंक अथॉरिटीज के साथ जो डील हुई है, अग्रीमेंट हुआ है कि ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन किया जाएगा, तो ये सितंबर 2019 से, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया है कि 2 साल बाद ये इनिशिएट किया जाएगा। तो रियल टाइम बेसिस पे हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ 2018 ऑनवर्ड जो होगा वो शेयर किया जाएगा। तो इसीलिए सारे जो स्विस बैंक अकाउंट जिनके हैं वो अपना पैसा वहां से निकाल रहे हैं। तो ब्लैक मनी अनहर्ड नहीं होगा, शिफ्ट हो गया है, तो वो है। फिर उसके अलावा ये शेल कंपनीज जो मेंशन की गई थी वो भी हम देख लेते हैं, जो कंपनीज के ऊपर एक्शन लिया गया। तो ये कंपनी है, मतलब शेल है मतलब खोखला है, खोखा है सिर्फ एक। तो ये सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करती है कंपनीज, मतलब ये ब्लैक मनी है, इलीगल मनी है, जिनको व्हाइट करने के लिए सिर्फ कंपनीज बनाई जाती है, या तो टैक्स इवेजन के लिए कंपनीज बनाई जाती है ताकि टैक्स अवॉइड किया जा सके। तो वो ये कंपनीज होती है शेल कंपनीज, उनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ नाम के लिए होती है। तो ये है। फिर तीसरी चीज जो प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे बात की है जिसके बारे में, वो है रिगार्डिंग टैक्स रिटर्न्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स। तो ये कहते हैं कि टैक्स रिटर्न्स जो है 10 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न्स जो है इंडिया में, मतलब ये 10 लाख के ऊपर जो है ये हाईएस्ट टैक्स स्लैब है इनकम टैक्स रिटर्न्स में। तो इतना इनकम सिर्फ 32 लाख पीपल भरते इंडिया में, आउट ऑफ 125 करोड़ पॉपुलेशन। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इतने सारे डॉक्टर्स है, 8 लाख डॉक्टर्स है, अकाउंटेंट्स है, 2 करोड़ इंजीनियर्स है। इवन वो कह रहे हैं 2.18 करोड़ इंडियंस ओवरसीज हॉलीडे के लिए गए थे लास्ट ईयर। तो अगर इतने सारे लोग हैं तो ये 2.18 करोड़ में फैमिली होगी, तो अगर 4 इन अ फैमिली भी होगी तो आप डिवाइड करोगे उससे, तो ये वही 50 लाख कुछ आएंगे, अराउंड 50 लाख पीपल होंगे। और उनमें से 32 लाख ये कह रहे हैं कि 10 लाख से ज्यादा इनकम है। तो इसका मतलब है कि ये जो इनकम टैक्स स्लैब्स है, ये लेटेस्ट इनकम टैक्स स्लैब्स है, तो अबव 10 लाख के लिए 30% इनकम टैक्स है सबके लिए, और 2.5 लाख के ऊपर होता है तो वो इनकम टैक्स पेएबल होता है उनके लिए। सीनियर सिटीजन, वेरी सीनियर के लिए इधर भी नील है, 5 लाख से शुरू होता है वो, और वेरी सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख से, और सीनियर के लिए 3 लाख से शुरू होता है। तो वही है, 5 लाख तक 5% ही इनकम टैक्स स्लैब है। ये पहले फीमेल्स के लिए अलग होता था, पर अब उसको एलिमिनेट किया गया, मेल्स फीमेल सबके लिए इनकम टैक्स स्लैब सेम है, सिर्फ सीनियर वेरी सीनियर सिटीजन का सेग्रीगेशन किया जाता है। तो ये अब इनकम टैक्स के लिए भी आप देखो तो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहता है। तो यहाँ पे ये डिटेल दिया गया, रूरल अर्बन पॉपुलेशन का सेंसस डेटा ये। तो 1961 में आप देखोगे तो 82% पॉपुलेशन रूरल इंडिया में था, अब 68.84 हो गया 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, तो नियर 70% है ये, और ये 31% अर्बन में है। तो अभी रूरल पॉपुलेशन में से मेजर प्रोपोर्शन तो इतना टैक्स स्लैब 2.5 लाख पर एनम के अंदर ही होगा उनका। तो यहाँ पे फैमिलीज इतना अर्न नहीं करती है, प्लस फार्मर्स के ऊपर इनकम टैक्स नहीं है। तो फार्मर्स का अर्निंग अगर 2.5 लाख से ज्यादा भी होगा तो उनको इनकम टैक्स नहीं पे करना है, वो है फार्मिंग इनकम पे। और अर्बन एरियाज में भी मेजर पॉपुलेशन का फैमिलीज का इनकम 2.5 लाख जितना या 5 लाख तक होगा। तो 10 लाख से ज्यादा इनकम कम ही लोगों का होता है, पर इसमें भी ऑफ कोर्स टैक्स इवेजन होता है। जो सैलरीड
इनकम अर्नर्स जो है वो सबसे ज्यादा टैक्सेस पे करते हैं, क्योंकि उनका सब ऑन द फ्रंट होता है, तो वो टैक्स डिडक्शन भी हो जाता है, उनका टीडीएस कटता है, तो उनको टैक्स पेमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न्स देने होते हैं। पर बिजनेसेस काफी टैक्स अवॉइड करते हैं, टैक्स इवेजन करते हैं। तो अब जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी एक्सपेक्टेड है कि इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइलिंग में भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये एक पॉइंट ऑफ कोर्स है जो उन्होंने हाईलाइट किया, और इवन सीएस को कहा है कि वो इसको यू नो अपने क्लाइंट्स को कहे कि वो ऑनेस्टली अपना इनकम टैक्स भरे। तो वो है, तो ये है। फिर अगला न्यूज आइटम है 2 एलईटी मिलिटेंट्स 2 सिविलियंस किल्ड इन अनंतनाग गन फाइट। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में लश्कर ए तैयबा मिलिटेंट्स 2 को मारा गया, और इवन 2 सिविलियंस की डेथ हो गई, इनमें से एक फीमेल थी, और इसके बाद यहाँ पे लोकल्स ने स्टोन पेल्टिंग भी किया। और अगला न्यूज आइटम है कि सीआरपीएफ चीफ, उन्होंने कहा है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स चीफ ने कहा है कि स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट्स अब कश्मीर में कम हो गए हैं। तो अगर ये शुरू हुआ था सब आफ्टर दी एनकाउंटर ऑफ बुरहान वानी, ये हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर थे, तो इनका एनकाउंटर हुआ ये जुलाई 8 2016 को। तब से जम्मू एंड कश्मीर वैली में यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो ये प्रोटेस्ट जो है यहाँ पे सीआरपीएफ पर्सनल है जो यहाँ पे इनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो ये स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट्स भी होते हैं, उनको काउंटर करने के लिए पैलेट गन्स यूज करते हैं, और इन पैलेट गन्स की यूज की वजह से भी काफी सारे लोगों की डेथ हो गई है। लास्ट ईयर 13 लोगों की डेथ हो गई, और अराउंड 250 इंजर्ड है, जिनमें से काफी लोगों को आई इंजरी हुई है, और उनका विजन लॉस हो गया, उनको ब्लाइंड हो गया है वो। तो ये यहाँ पे है। तो अब इसके बाद इवन सीआरपीएफ चीफ ने कहा है, या डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि हम अब लेस लीथल, कम हानिकारक ऑप्शंस यूज कर रहे हैं, जैसे कि टीयर गैस शेल्स, प्लास्टिक बुलेट्स भी अब यहाँ लाई गई है। तो ये पैलेट गन्स जो होती है ये मेटल होता है, तो मेटल यूज किया जाता है पैलेट एज सच, जिससे क्राउड को कंट्रोल किया जा सके। तो ये स्टोन पेल्टर्स के अगेंस्ट ये यूज किया जाता था। और सीआरपीएफ अब और बुलेट प्रूफ वैन्स ला रही है ताकि उनके जवानों को सेफली डिप्लॉय किया जा सके। तो और सीआरपीएफ के बारे में पता होना चाहिए, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये इंडिया की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है। तो ये ओरिजिनली जो है ब्रिटिश ओरिजिन है, ब्रिटिश एरा के टाइम पे बनाई गई थी। इसका ओरिजिनल नेम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स। तो ये 1939 में तब बनाई गई थी, और इंडिपेंडेंस के बाद 1949 में सीआरपीएफ एक्ट के अंदर इसको फिर इनैक्ट किया गया, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। और इसका मेन फंक्शन है कि लॉ एंड ऑर्डर और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में स्टेट पुलिस अथॉरिटीज को ये असिस्ट करेगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, तो ये उनको असिस्ट करने के लिए सीआरपीएफ बनाई गई है। इवन जनरल इलेक्शंस में जनरली ये मेजर रोल प्ले करती है, और ये जो है काफी सारे यूएन मिशंस में भी अब यूज की गई है इनके कंटिजेंट्स। और ये जो है ये पैलेट गन्स बताया गया है, जनरली लेड से बनाए गए होते हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, सुंदरबन स्टेडीली लूजिंग इट्स फेम्ड मैंग्रोव्स। तो ये सुंदरबंस रीजन है वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं वेस्ट बंगाल रीजन में। तो यहाँ पे ये सुंदरबन फॉरेस्ट है, मैंग्रोव्स है। तो ये मैंग्रोव्स यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल राइज हो रहा है, और ये रीजन आप देख रहे हैं जो ये पानी के नीचे चली गई है। तो यहाँ मैंग्रोव्स फॉरेस्ट अफेक्ट हो रहे हैं। सुंदरबंस आर ऑल्सो नोन फॉर रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर भी यहाँ पाया जाता है। प्लस यहाँ पे ऑफकोर्स लोग भी रहते हैं, और वो भी अफेक्ट हो रहे हैं। और फॉरेस्ट अगर हम यूज करेंगे तो हमारा जो क्लाइमेट चेंज को कम्बैट करने के लिए भी, एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग को कम्बैट करने के लिए भी फॉरेस्ट का मेजर रोल है, क्योंकि ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो गैस ग्लोबल वार्मिंग करता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं फॉरेस्ट। ये नेचुरल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, मतलब कि क्योंकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीज अंदर लेते हैं, तो उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं टू मैन्युफैक्चर फूड। तो वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीज एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो वो एक पोटेंशियल है जो फॉरेस्ट अगर हम लूज करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर और इंक्रीज होते जाएगा, डिक्रीज नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए फॉरेस्ट, इवन ओशंस में भी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ज्यादा हो जाता है तो ओशन एसिडिफिकेशन हो जाता है, कार्बोनिक एसिड बन जाता है वो है। प्लस इवन आर्टिफिशियली भी किया जाता है कार्बन स्टोरेज एंड कैप्चर, अगर आपने सुना है तो वो स्टेप्स भी होते हैं, आर्टिफिशियली भी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन किया जाता है। यहाँ पे उसकी भी डिटेल्स दी गई है। ये है, ये सारे रीजन है, आइलैंड्स है जहाँ पे फॉरेस्ट कवर कम हुआ है सुंदरबंस में, उनका डिटेल दिया गया। और ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, टेरेस्ट्रियल मतलब फॉरेस्ट से। इवन ये आर्टिफिशियली भी कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर एंड स्टोरेज किया जा सकता है। तो ये
मतलब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर एंड स्टोरेज, तो नेचुरली भी फॉरेस्ट करते हैं उसको, तो ये लिखा गया। फिर अगला न्यूज आइटम है निर्भय फेल्ड ड्यू टू यूज ऑफ रिसाइकल्ड मटेरियल। तो ये निर्भय जो है ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, लॉन्ग रेंज, इसका 1000 किलोमीटर रेंज है। ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल हमने इंडिजीनियसली डिजाइन और डेवलप किया है डीआरडीओ ने। इसका 4th टेस्ट हुआ था दिसंबर 2016 में, जिसमें ये फेलियर हो गया था। तो ये फेलियर का रीजन अब डीआरडीओ चीफ बता रहे हैं कि इनकी जो विंग्स, मिसाइल जो है ये रॉकेट की तरह लॉन्च की जाती है और फिर ये एयरक्राफ्ट की तरह क्रूज करती है। तो इनकी जो विंग्स है, जो मैन्युफैक्चरर जो वेंडर था ये विंग्स के लिए, उन्होंने यहाँ पे इसके लिए रिसाइकल्ड मटेरियल यूज किया, तो इस वजह से ये मिसाइल का फेलियर हुआ था। तो अब इसका 5th टेस्ट किया जाएगा, ये एक्सपेक्टेड है थोड़े महीनों में, तो ये अनाउंस किया गया। तो ये लॉन्ग रेंज ऑल वेदर लो कॉस्ट सबसोनिक क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हमारी है ब्रह्मोस, जो इंडिया और मॉस्को जॉइंटली डेवलप कर रहे हैं। वो ऑलरेडी हमने इवन इंडक्ट भी कर लिया, इवन 3rd कंट्रीज को भी हमने सप्लाई किया है ब्रह्मोस। तो ये निर्भय के बारे में सबसोनिक है, तो सबसोनिक मींस स्पीड, तो सुपरसोनिक, सोनिक मींस स्पीड ऑफ साउंड, तो स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा स्पीड होगी तो उसको सुपरसोनिक कहते हैं, स्पीड ऑफ साउंड से कम स्पीड होगी तो सबसोनिक। क्रूज मिसाइल, तो क्रूज मिसाइल मतलब गाइडेड मिसाइल है ये। तो बाकी मिसाइल जो होती है वो जो क्रूज करती है, मतलब ये हॉरिजॉन्टली जैसे क्रूज कर रही है, और जो बाकी मिसाइल्स होती है, बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती है वो नेचुरल ट्रेजेक्टरी फॉलो करती है। जैसे आप बॉल थ्रो करते हो तो उसका नेचुरल एक पाथ होता है कर्व, जो जाके वो फाइनली ग्राउंड पे वो गिरेगा। तो ये जो बॉल, ये जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर जो ये नेचुरल कर्व पाथ आता है उसको बैलिस्टिक कहते हैं। तो ये बैलिस्टिक्स मिसाइल जो होता है इनिशियली गाइडेड होती है और फिर बाद में वो ट्रेजेक्टरी है, बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी फॉलो करती है, वो फॉल करती है। और क्रूज मिसाइल ये गाइडेड होती है, तो इनको डायरेक्शन दिया जाता है। तो ये निर्भय क्रूज मिसाइल है, इवन ब्रह्मोस भी क्रूज मिसाइल है। तो ये एक मिसाइल के बारे में बात की गई। और दूसरा उन्होंने बात किया रिगार्डिंग तेजस मार्क 2, ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, तो ये एडवांस्ड वर्जन मार्क 2 वर्जन भी हम बना रहे हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा। और एवेक्स, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, तो ये भी हम इजराइल से अक्वायर कर रहे हैं। तो ये रडार्स जैसे है जो एयरक्राफ्ट पर माउंट किए जाते हैं, तो इवन अभी रिसेंटली जो दिए गए हैं वो ब्राजीलियन एम्ब्रायर जेट्स के ऊपर माउंट किए गए हैं, तो उनके बारे में भी मेंशन किया है। इससे पहले फैल्कन रडार्स भी हमने इजराइल से लिए थे, जो हमने रशियन इल एयरक्राफ्ट पे माउंट किए थे। तो ये 3 के बारे में बात की गई। तो ये निर्भय मिसाइल के बारे में है। तो ये कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉर वेपन्स दोनों कैरी कर सकते हैं, तो ये स्ट्रेटेजिक मिसाइल है निर्भय। फिर ये जो फेलियर हुआ है एक निर्भय टेस्ट का, उसके बारे में दिया गया है। और ये तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में, इसकी लॉन्ग हिस्ट्री है। 1983 में इसको कंसेप्चुलाइज किया गया था, काफी दिक्कतें भी आई, फाइनली अब तेजस मार्क 2 डेवलप किया जा रहा है। और ये एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के बारे में, जो हम इजराइल से अक्वायर करेंगे, और इवन जो लास्ट वाली है इंडिजीनियसली भी हम यहाँ पे बनाएंगे उसको, तो वो है विद द हेल्प ऑफ इजराइल। फिर अगला है ऑल इंडिया वांट्स ऑल मेन कंसिडर्ड मिसिंग इन पाकिस्तान बैक। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये अग्रीमेंट ऑन कॉन्सुलर एक्सेस है 2008 का। तो इसके अकॉर्डिंग हम एक्सचेंज करते हैं प्रिजनर्स लिस्ट, जो एक दूसरे की कंट्री के प्रिजनर्स हमारे पास है। तो ये हमने 2 बार एक्सचेंज करना होता है, जनवरी 1 और जुलाई 1 को। तो अभी रिसेंटली भी एक्सचेंज किए गए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो इंडिया ने भी कहा है कि सारे जो इंडियन प्रिजनर्स है, इवन जो फिशरमैन अरेस्ट किए जाते हैं, तो उनकी बोट्स के साथ वो अरेस्ट किए जाते हैं और उनकी बोट्स जनरली रिलीज नहीं की जाती। तो वही इंडिया ने कहा है कि फिशरमैन अलॉन्ग विद देयर बोट्स, सारे जो नेशनलिटी के हमारे है लोग वहाँ पे, इंडियन डिफेंस पर्सनल जो है, उनको सबको अर्ली रिलीज किया जाए। तो ये रिक्वेस्ट किया इंडिया ने। और इवन फुल कॉन्सुलर एक्सेस के लिए हमने कुलभूषण जाधव जी के लिए भी फिर से रिक्वेस्ट किया। तो ये केस आपको अभी तक सब पता होना चाहिए कि हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक केस लेकर गए हैं कि इनको मिलिट्री कोर्ट पाकिस्तान में इनको उन्होंने डेथ सेंटेंस अनाउंस किया है, तो वो स्टे ऑर्डर इस पे हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से एक्वायर किया है कि ये स्टे किया जाए। तो हम फुल कॉन्सुलर एक्सेस चाहते हैं जो पाकिस्तान ने हमको डिनाई किया। फिर अगला न्यूज आइटम है डे 1 ऑफ जीएसटी प्राइस कट्स पीव्स ओवर रिटर्न्स फाइलिंग। तो ये
जो है फाइनेंस मिनिस्टर जेटली ने भी कहा है कि जो मल्टीपल रेट्स इन जीएसटी है उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो ये जरूरी है क्योंकि एक ही रेट नहीं हो सकता। एग्जाम्पल जनरली देते हैं हवाई चप्पल्स और लग्जरी आइटम सब पे एक रेट नहीं हो सकता, तो लेकिन मिनिमल रेट्स होने चाहिए। एक्चुअली इंडिया में काफी सारे जीएसटी रेट्स हो गए हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है कल भी। तो ये वो कह रहे हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम इसको रिड्यूस करेंगे फ्यूचर में, तो वो भी कहा गया है। प्लस टैक्स ये प्राइसेस काफी सारे गुड्स की कम हुई है, तो काफी सारी एफएमसीजी सेक्टर के कमोडिटीज मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जैसे कि टूथपेस्ट, टूथब्रश, सोप वगैरह जो होते हैं एफएमसीजीज जो होती है, इन्होंने भी अपना काफी सारा प्राइसेस रिड्यूस किया है। और इवन ऑटोमोबाइल सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी काफी सारे प्राइस कट हुए। स्पेशली एप्पल ने आईफोन के प्राइसेस कम किए हैं, मारुति ने काफी अपने कार्स के प्राइसेस कम किए, काफी ब्रांड्स काफी पर्टिकुलर मॉडल्स के, वो है। और एक पॉइंट जो रेवेन्यू सेक्रेटरी सामने रख रहे हैं कि ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि जीएसटी के अंदर आपको 3 रिटर्न्स फाइल करने होते हैं हर महीने। तो कह रहे हैं कि जीएसटी आर 1, 2 और 3 है, लेकिन आपको तीनों फाइल नहीं करने होते। जीएसटी आर 1 ही हर मंथ फाइल करना होता है ट्रेडर्स को, ये पूरा फिल करना होता है। फिर जीएसटी आर 2 ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, उसको आपको रिव्यू करना होता है, अपडेट करके उसको फाइनल करना होता है। जीएस 3 भी कंप्यूटर जनरेटेड होता है। तो ये पूरा यहाँ पे डिटेल भी दिया गया है कि कैसे होता है, पूरा फ्लो चार्ट है। तो जीएसटीआर 1 आप सेल्स जो करोगे आप वो फिल करोगे, और ये फिल करने की ड्यू डेट है 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, लेकिन फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए डिले किया गया, वो हमने कल डिस्कस किया। तो फर्स्ट डेडलाइन जो है जीएसटीआर के लिए वो है फॉर जुलाई मंथ के लिए वो है 5 सितंबर, ये काफी डिले किया गया। और अगस्त के लिए भी 10 सितंबर नहीं 20 सितंबर है, लेकिन उसके बाद से ये 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ होगा हर साल, और ये हर महीने। तो ये जीएसटीआर 1 आप फाइल करोगे डिटेल्स, तो आपके जो बायर है वो इसको देख सकेंगे एज जीएसटीआर 2, क्योंकि सप्लाई चेन होती है पूरी। तो एक ट्रेडर है, उसके बायर हो गए, उसके फर्दर बायर्स हो गए, तो जीएसटीआर 2 वो देखते हैं। तो वो अगर अप्रूव करते हैं सारा जीएसटीआर 2 में, तो वो फिर जीएसटीआर 2 फाइल होता है। और फिर जो बायर सेलर पूरा जब अप्रूव हो जाता है, तो जो फाइनल टैक्स पेमेंट जो जनरेट होती है डिटेल्स, वो जीएसटीआर 3 में जनरेट होती है और वो सबमिट किए जाते हैं। तो ये है पूरा फ्लो चार्ट, मतलब कि कैसे आपके रेट्स जनरेट होते हैं। तो अब जो आपका आप सेल कर रहे हो तो बायर को उसको अप्रूव करना है, फिर ही वो जीएसटीआर 2 कंप्लीट होता है। फिर अगला है व्हाई भूटान इज स्पेशल टू इंडिया। तो ये जो इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ है उस कंटेक्स्ट में है। तो ये जो डोकोला या डोकलम एरिया या डोंगलेंग एरिया में जो हमने ये डिस्कस किया है, जो डिस्प्यूट चल रही है, तो उसकी वजह से इंडिया भूटान रिलेशन सामने आए, क्योंकि मेजर डिस्प्यूट था बिटवीन चाइना एंड भूटान, पर इंडिया ने इंटरवीन किया। तो इसलिए क्योंकि इंडिया भूटान की फ्रेंडशिप ट्रीटी है, 2007 फ्रेंडशिप ट्रीटी है, जिसके अंदर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि हम एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे और नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज। तो एक्चुअली 2007 ट्रीटी भी प्रीवियस ट्रीटी को सुपरसीड करती है, और प्रीवियस ट्रीटी में स्पेसिफिकली मेंशन था कि इंडिया भूटान को गाइड करेगी ऑन फॉरेन एंड डिफेंस पॉलिसीज। तो हालांकि जो टर्मिनोलॉजी है वो चेंज की गई कंसिडरिंग सेंसिटिविटीज ऑफ भूटान, कि उनकी सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हुए हमने रिफ्रेम किए फॉर फ्रेंडशिप ट्रीटी, पर एसेंस वही है, इंडिया इज मिलिटरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग भूटान। तो भूटान की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी इंडियन मिलिट्री पे, इवन इंडियन आर्मी कमांड जो है, ईस्टर्न आर्मी कमांड है उनकी और ईस्टर्न एयर कमांड है, उनके पास जो रोल है उसके अंदर प्रोटेक्शन ऑफ भूटान भी एक प्रोविजन है, ये उनके रोल के अंदर मेंशन है वो है। और इवन भूटान सिक्योरिटी पर्सनल की ट्रेनिंग भी इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम करती है। तो ये रिलेशंस काफी क्लोज है और हम ही उनके सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए हम यहाँ प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। फिर ये भी हमने डिस्कस किया है कि भूटान और चाइना के ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी नहीं है और बाउंड्री डिस्प्यूट भी है। फिर अगला है आईआईटी गुवाहाटी सक्सीड्स इन रीजनरेटिंग डैमेज्ड नर्व्स। तो ये आईआईटी गुवाहाटी की टीम है, उन्होंने यहाँ पे पेरिफेरल नर्व डैमेज ट्रीट करने के लिए जो है ये नर्व कंडक्ट सिंथेसाइज किया है। तो ये पेरिफेरल नर्व डैमेज हो जाता है ड्यूरिंग इंजरीज जो होती है एक्सीडेंट्स में, फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट, सर्जिकल इंटरवेंशंस में भी ये इंजरी हो जाती है, क्योंकि नर्व्स जो है वो पूरी बॉडी में होती है। तो ब्रेन से जो सारा इंफॉर्मेशन है सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी को, हैंड्स, लेग्स, सब जगह तक, फिंगर टिप तक ये पहुंचते थ्रू नर्व्स, और यहाँ पे मोटर सेंसेस भी हमको ब्रेन को पहुंचते थ्रू दिस। तो टू एंड फ्रो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो सकता है। तो ये नर्व्स पूरे ऑल ओवर द बॉडी में होते हैं। तो इनकी जो डैमेज हो जाती है पेरिफेरल नर्व्स की, तो उसको ट्रीट करने के लिए यहाँ पे उन्होंने नर्व कॉन्डक्ट सिंथेसाइज किया लैबोरेटरी में, और इसको रैट्स पे एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने देखा कि ये इफेक्टिवली फंक्शन करता है।
तो ये उनका रिसर्च है। तो ये एक्चुअली इंटरनेशनली तो ये रिसर्च की जाती है, पर ये इंडिया में नर्व इम्प्लांट्स वो डेवलप कर रहे हैं, वो एक इनिशिएटिव है। तो ये यूपीएससी मेन सिलेबस में भी आपको इंडियन साइंटिफिक रिसर्च जो है इनिशिएटिव्स है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसीलिए ये सारे इंफॉर्मेशन जो है वो पता होनी चाहिए। और ये न्यूरॉन बताया गया, तो नर्व सेल्स को न्यूरॉन कहते हैं। तो ये जो है न्यूक्लियस है नर्व सेल का, और ये जो सेल बॉडी है यहाँ पे ये डेंड्राइट्स होते हैं, प्रोजेक्शंस, और तो अदर एंड होता है जो नर्व्स का वो है एक्सॉन टर्मिनल। तो ये डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स हर एक नर्व सेल के मीट करते हैं, तो यहाँ से जो है जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वैसे ये नर्व सेल से भी इंफॉर्मेशन पास होता है। तो ये न्यूरॉन्स होते हैं, और ये जो एक्सॉन, ये जो लाइनिंग होती है इसके ऊपर ये माइलिन शीट होती है, तो ये इंसुलेटिंग कवरेज होता है। जैसे हम वायर्स को कैसे इंसुलेट करते हैं वैसे ये कवरिंग होती है इनके ऊपर। तो ये यहाँ पे श्वान सेल्स होते हैं, ये माइलिन शीट सिक्रीट करते हैं और एक कवरिंग देते हैं। तो जो सिंथेटिक नर्व भी डाला गया, न्यूरॉन जो डाला गया यहाँ पे रैट्स में, तो उनके ऊपर भी जो श्वान सेल्स थे वो यहाँ पे माइलिन शीट सिक्रीट करके उसको कवर कर रहे थे। तो ये सक्सेसफुली ये इम्प्लांट किया गया। फिर अगला न्यूज आइटम है डेथ ऑफ अ बायस्टैंडर। तो ये एक्चुअली मुंबई रिसर्चर्स का यहाँ पे स्टडी की गई है। उन्होंने देखा है कि जब कैंसर सेल्स के ट्रीटमेंट के लिए जब ट्रीटमेंट्स यूज की जाती है, जैसे रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है, तो ये कैंसर सेल्स को एलिमिनेट करते, खत्म करते हैं। लेकिन जब कैंसर सेल्स मर जाते हैं तो उनका जो क्रोमैटिन होता है, डीएनए और बाकी जो प्रोटीन मटेरियल होता है वो बाहर आ जाता है, रिलीज हो जाता है। तो ये जो सेल फ्री क्रोमैटिन होते हैं वो आगे हेल्दी सेल्स में घुस जाते हैं और वहां पे वो डीएनए डैमेज ट्रिगर करते हैं। तो अगर कीमोथेरेपी से कैंसर सेल्स डैमेज हो रहे हैं तो उस वजह से शायद कैंसर स्प्रेड भी हो। तो ये एक स्टडी उन्होंने सामने लाई है कि ये फ्री क्रोमैटिन भी डीएनए डैमेज कर सकता है। तो ये क्रोमैटिन भी क्या होता है, क्रोमोसोम्स में होता है। तो ये क्रोमोसोम 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स में इन द न्यूक्लियस। तो ये क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन इज बंडल ऑफ डीएनए। तो वो यहाँ पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। फिर अगला है अ बिड टू डिफैंग डेंगू। तो ये भी एक इनिशिएटिव लिया गया है मुंबई में विथ एसोसिएशन विद आईआईटी बॉम्बे। तो यहाँ पे ये बायोमार्कर्स यूज किए जाएंगे ऑन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डेंगू। तो उनकी बॉडी में ये मतलब जो है डाला जाए कि वो ट्रेस कर सके कि डेंगू कैसे स्प्रेड हो रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि डेंगू केसेस में कोई पेशेंट्स होते हैं जो सिंपल ट्रीटमेंट से रिकवर कर लेते हैं, और थोड़े पेशेंट्स को फिर प्लेटलेट काउंट्स कम हो जाते हैं, उनको आईसीयू में भेजना पड़ता है, इससे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, डेंगू हेमोरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम हो जाता है। तो ये किन केसेस में डेवलप होगा वो जानने के लिए एक स्टडी की जा रही है। तो ये स्टडी अब इनिशिएट की गई है, तो वो है। तो इसके रिजल्ट जो आएंगे तब हमको डिटेल्स पता चलेगी। तो डेंगू आपको पता होना चाहिए फीमेल एडिस इजिप्टी मॉस्किटो की वजह से होता है, जिस वजह से इवन बाकी डिजीजेस है जैसे चिकुनगुनिया और इवन जीका वायरस स्प्रेड होते हैं। तो ये एडिस इजिप्टी मॉस्किटो से डेंगू होता है। तो अलग अलग वायरस टाइप्स होते हैं इसमें, और ये जो है अलग अलग टाइप के फीवर्स भी होते हैं। तो डेंगू हेमोरेजिक फीवर, शॉक सिंड्रोम में फिर कई केसेस में डेथ भी हो जाती है। फिर अगला न्यूज आइटम है एंटार्क्टिक आइस फ्री आइलैंड्स सेट टू ग्रो। तो ये एंटार्क्टिका में ये पेनिनसुलर रीजन है साउथ पोल के पास यहाँ। तो ये पेनिनसुला का मतलब होता है लैंड मास जिसके तीनों बाजू पानी है। जैसे इंडियन पेनिनसुला है, तो प्लेटो रीजन है तो उसको पेनिनसुला कहते हैं, जो ट्रायंगुलर शेप जनरली होता है। तो ये जो नॉर्थ एंटार्क्टिक पेनिनसुला जो है यहाँ पे ये, तो यहाँ पे ये काफी सारे आइलैंड्स है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा आइस लॉस हो रहा है। तो ये आइस फ्री आइलैंड्स हो रहे हैं, और मेजोरिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है अंटार्कटिका की वो भी यहीं पे लोकेटेड है। और अब यहाँ पे क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, आइस मेल्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ये आइस फ्री आइलैंड्स हो रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी इंक्रीज होगी। पर ये इंक्रीज होगी विद इन्वेजिव स्पीशीज। तो इन्वेजिव स्पीशीज जब आएगी तो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी एक्चुअली सफर करेगी rather than further developing। तो ये कंसर्न भी रखा गया है। एनीवे ये क्लाइमेट चेंज का कंसर्न भी है, प्लस इन्वेजिव स्पीशीज से ये रीजन अफेक्ट होगा वो भी मेंशन है। तो नॉट जस्ट इन एंटार्क्टिका, यहाँ पे ये जो रीजन दिखाया गया है इसका हाईलाइट किया गया लास्ट ABC, यहाँ पे आइस मेल्ट हो रहा है, प्लस इवन आर्कटिक नॉर्थ पोल में भी आइस मेल्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ये 2012 की एक्सटेंट बताया गया है, और अब कैसे आइस मेल्ट हो रहा है ऑन अ रैपिड रेट वो दिखाया गया है। फिर अगला न्यूज आइटम है न्यू मटेरियल यूजेस सनलाइट टू डिटॉक्सिफाई वाटर।
तो रिसर्चर्स ने यहाँ पे एक नॉन टॉक्सिक मटेरियल बनाया, ये फोटोकैटालिटिक मटेरियल। तो ये फोटोकैटालिटिक मटेरियल जो है वो सिंथेटिक डाई पोल्यूटेंट्स को ब्रेक डाउन कर सकता है, और इसका जो ब्रेक डाउन का रेट है उसको 10 टाइम्स इंक्रीज कर सकता है यूजिंग जस्ट विजिबल लाइट। तो सन लाइट, विजिबल लाइट यूज करके ये किया जाता है। तो यूवी लाइट यूज करके ये फोटोकैटालिटिक डिग्रेडेशन कहा जाता है इसको। तो ये यूवी रे से तो किया जा रहा था, अब ये विजिबल लाइट से ये कर सकते हैं। तो ये फोटोकैटालिटिक मटेरियल उन्होंने सिंथेसाइज किया। तो ये सिंथेटिक डायपोल्यूटेंट्स भी अराउंड 3 लाख टन्स एवरी ईयर फ्लो होते हैं इन वर्ल्ड वाटर बॉडीज। तो इसको अगर इसको ब्रेक डाउन करने के लिए इनिशिएटिव है, तो ये सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव लिया गया है। तो वही है, यूजिंग नॉर्मल विजिबल लाइट ये किया जाएगा। तो ये फोटोकैटालिटिक डिग्रेडेशन है। फिर अगला है नो टॉलरेंस फॉर सबवर्जन इन हांगकांग। तो हमने कल डिस्कस किया था कि हांगकांग को 20 साल हुए जब ग्रेट ब्रिटेन ने हांगकांग को चाइना को हैंड ओवर किया था। तो हांगकांग पहले ग्रेट ब्रिटेन के अंदर थी। तो 1997 में जब ये किया गया तो यहाँ पे 1 कंट्री 2 सिस्टम्स इनिशिएट किया गया। तो ये अग्रीमेंट के अंदर प्रोविजन था कि हांगकांग को ज्यादा लिबर्टीज दी जाएगी, वहाँ पे मार्केट इकोनॉमी फ्लरिश करेगी, वहाँ पे इवन फ्रीडम्स जो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सिविल लिबर्टीज भी ज्यादा है, वो रिटेन की जाएगी। तो ये 1 कंट्री 2 सिस्टम प्रोविजन है जो हांगकांग में है। लेकिन थोड़े एक्टिविस्ट है यहाँ पे जो यहाँ पे और ज्यादा इंडिपेंडेंस चाहते हैं, इवन ऑटोनॉमी चाहते हैं, और थोड़े कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते हैं चाइना से। तो उनके अगेंस्ट चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने स्ट्रांगली स्टेटमेंट्स रखे है कि ये अगर आप ऐसे डिमांड करोगे तो रेड लाइन क्रॉस हो रही है, मतलब लिमिट क्रॉस हो रही है, फिर हम भी ये इम्पॉसिबल है। तो उन्होंने ये थ्रेटन किया कि ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, चाइनीज सोवरेनिटी को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो वो है। तो यहाँ पे वही है, ये दिखाया गया है। हांगकांग यहाँ पे, हांगकांग और मक्का ये 2 आइलैंड्स है यहाँ पे। तो ये 1 कंट्री 2 सिस्टम है। और ये ताइवान जो चाइनीज ताइपाई कहा जाता है, जिस वजह से इवन इनिशियली डोनाल्ड ट्रम्प के जो प्रेसिडेंट बने थे तब यहाँ पे कंसर्न्स आए थे। तो ये 1 चाइना पॉलिसी, मतलब ताइवान भी चाइना का पार्ट है, उसको 1 चाइना पॉलिसी कहते हैं। तो वो है। फिर अगला है लद्दाख चंगथंग द पश्मीना प्लेटो। तो ये चंगथंग प्लेटो है लद्दाख में, जम्मू एंड कश्मीर में। तो यहाँ पे ये चंगपा नोमैड्स रहते हैं। तो ये ट्राइब जो है नोमैडिक ट्राइब है। तो ये यहाँ पे चंगथंगी को नर्चर करते हैं। चंगथंगी मतलब पश्मीना गोट्स। तो ये पश्मीना वुल जो उनका होता है बॉडी पे, ये गोट है, शीप नहीं है, गोट है। तो ये पश्मीना वुल जो इनकी बॉडी पे होता है वो फेमस है, पश्मीना शॉल्स जैसे। तो ये यहाँ पे इनको नर्चर करते हैं। तो ये पश्मीना वुल जो इनका कोट है, ये बहुत ठंडे टेम्परेचर्स में ही डेवलप होता है। तो यहाँ पे लद्दाख में विंटर्स में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, -40 डिग्रीज हो जाता है। लेकिन फिर भी ये चंगपा ट्राइब्स लोअर ऑल्टीट्यूड्स में नहीं जाते, यहीं पे रहते हैं और ये पश्मीना गोट्स को नर्चर करते हैं। तो इनके बारे में पता होना चाहिए, सब इम्पोर्टेंट है। फिर अगला न्यूज आइटम है इंडिया प्रेसेस माइक्रोसॉफ्ट फॉर विंडोज डिस्काउंट। तो इंडिया ने अब माइक्रोसॉफ्ट से डिमांड किया है कि वो अपना लेटेस्ट विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिया को डिस्काउंट पे दे, क्योंकि जो रिसेंट रैंसमवेयर अटैक्स हम देख रहे हैं, WannaCry है, फिर इवन नॉटपेटिया अटैक जो है, ये दोनों अटैक्स जो है ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो फ्लॉ है, इटर्नल ब्लू जो कह रहे हैं उसको, वो फ्लॉ की वजह से हो रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक पैच जो है सिक्योरिटी पैच रिलीज किया है। तो ये अगर आप अपडेट कर दोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका अपडेटेड हो जाएगा, फिर ये अटैक्स नहीं हो सकते। पर फिर भी गवर्नमेंट चाहती है कि हम विंडो का अपग्रेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करें, तो वो बेटर रहेगा। और इंडिया में मोर देन 96% अराउंड, यहाँ पे फिगर दिया गया है, अराउंड 96% जो कंप्यूटर्स है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। लेकिन काफी सारे जो है वो उसको अपग्रेड नहीं करते। बाकी के एप्पल, लिनक्स सिस्टम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी यूज करते, तो ये अपग्रेड नहीं करते क्योंकि बहुत कॉस्टली है। तो विंडोज 10 भी अराउंड 8000 है फॉर होम यूजेज के लिए भी। तो ये अगर डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा तो ये ऑन अ लार्ज स्केल हम खरीद सकते हैं। तो ये एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रहे हैं और माइक्रोसॉफ्ट ने इसके लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी दिया है कि वो डिस्काउंट देने को तैयार है। इवन काफी सारे एटीएम्स जो है ये भी वही विंडोज एक्सपी सिस्टम्स यूज करते हैं, तो उनके लिए भी पैच अपग्रेड किया गया है। पर और फर्दर हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपडेट करना चाहते हैं। तो ये और ये जो अलग अलग टाइप्स के साइबर अटैक्स होते हैं वो दिखाया गया है। तो ये जो थे रैंसमवेयर अटैक थे, जो मालवेयर होता है, तो मालिशियस सॉफ्टवेयर जो है ये या तो मेल में या वेबसाइट लिंक की तरह
उसको ओपन करते हो तो होता है। फिशिंग जो होता है तो ये फेक ऑफिशियल ईमेल्स या फेक वेबसाइट्स होते हैं जो सिमिलर टू ऑफिशियल वेबसाइट्स या ईमेल्स लगे, ताकि आप उनको जब ओपन करोगे और पासवर्ड्स दोगे तो आपका सब डिटेल्स वो ले लेते हैं। फिर और एक साइबर अटैक होता है मैन इन द मिडिल अटैक। तो ये हैकर्स होते हैं जो पूरा सर्वर और कंप्यूटर के बीच में आ जाते हैं और उनको सारा डिटेल मिल जाता है। फिर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता है। तो ये नेटवर्क पे इतना लोड डाल देते, कंप्यूटर लोड डाल देते कि सर्वर शट डाउन हो जाता है। तो ये होता है। और फाइनली और एक जो है ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। तो यहाँ पे मैलिशियस कोड वो वेबसाइट पे डाल देते, तो उसकी वजह से भी आप वो वेबसाइट फिर जो इन्फॉर्मेशन डालोगे वो इनको मिल जाती है। और एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक होता है। तो ये डेटाबेस में एसक्यूएल डेटाबेस जो होता है तो करप्ट डेटा इसमें डालते हैं, तो आपका सारा क्रेडिट कार्ड डिटेल वगैरह वो ले सकते हैं। तो ये अटैक्स होते हैं। और फाइनली जो लास्ट न्यूज आइटम है वो है सॉफ्टवेयर पेटेंट रूल्स रीइश्यूड। तो इंडियन पेटेंट ऑफिस ने अभी नए सॉफ्टवेयर पेटेंट रूल्स के लिए गाइडलाइंस इशू की है। तो ये पहले उन्होंने जब किया था अगस्त 2015 में, तब ये काफी फ्यूरोर हो गया था, काफी प्रोटेस्ट हुए थे और उन्होंने विड्रॉ किया था फाइनली। तो अभी ये कंप्यूटर रिलेटेड इंटरवेंशन जो है उनके ऊपर उन्होंने नए गाइडलाइंस दिए। ये गाइडलाइंस के डिटेल सामने नहीं आए, तो आगे हम न्यूज में आपको बाद में डिस्कस करेंगे जब ये डिटेल्स आएगी। तो ये एक्चुअली सेक्शन 3 के जो है इंडियन पेटेंट एक्ट में, उसके अंदर मेंशन्ड है कि मैथमेटिकल और बिजनेस मेथड और कंप्यूटर प्रोग्राम पर से या तो एल्गोरिथम, ये इंटरवेंशन नहीं हो सकता, ये इन्वेंशन नहीं हो सकता, मतलब ये स्टैंड अलोन कंप्यूटर रिलेटेड इन्वेंशन नहीं हो सकता। अगर ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ कुछ एसोसिएटेड है और कुछ इन्वेंशन है तो ये इन्वेंशन हो सकता है। तो वो कह रहे हैं कि इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज के लिए प्रोटेस्ट किया क्योंकि सॉफ्टवेयर में ही इंडिया पावरफुल है। तो अगर ये आप इन्वेंशन नहीं एक्सेप्ट करोगे तो फिर इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ड्रास्टिकली सफर करेगी। तो इसीलिए जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो इसकी गाइडलाइंस को उन्होंने मॉडिफाई करके अब नए गाइडलाइंस इशू किए हैं। तो ये पूरा डिटेल्स है यहाँ पे कंप्यूटर रिलेटेड इन्वेंशंस के बारे में। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।